13 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर रविवार देर रात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के नेताओं की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सांसद अनुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई। इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का पसंदीदा बताया जा रहा है, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर के हाथ में कमान देना चाहते हैं। बैठक में राजनाथ के अलावा अमित शाह और भाजपा महासचिव BL संतोष, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले, संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष तय होने की उम्मीद है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई की रात राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस केस में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 को ओनर्स की जमानत याचिका पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI से पूछा कि क्या अगस्त 2023 में कोचिंग सेंटर्स के साथ आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। याचिका हरविंदर, परविंदर, तेजिंदर और सरबजीत नाम के 4 लोगों पर दर्ज कराई है, जो बेसमेंट के ओनर्स हैं। मुख्य जिला और सेशन जज अंजू बजाज चंद्रा ने सोमवार को सुनवाई में CBI को आदेश दिया है कि वे कारण बताओ नोटिस की टाइप की गई कॉपी पेश करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कारण बताओ नोटिस बेसमेंट के को ओनर्स को दिया गया था या नहीं। मामले की अगली सुनवाई यानी आज मंगलवार को होगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पंजा ने सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेखा को महिला सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि NCW प्रमुख रहते हुए वे विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव करती थी और भाजपा शासित राज्यों में होने वाले अपराधों से उन्होंने मुंह फेर लिया था। पंजा ने आगे कहा कि शर्मा ने विपक्षी शासन वाले राज्यों को परेशान किया और प्रशासन को अपना काम नहीं करने दिया। संदेश खाली की घटना में भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा था, रेखा शर्मा भी उसमें शामिल थी, ऐसा उनका कहना है। पंजा ने यह भी कहा कि रेखा शर्मा ने महिलाओं की गरिमा को खत्म करने में भाजपा का साथ दिया है और अपने मालिकों को खुश करने के लिए महिलाओं को 2000 रुपए में बेचा है। पश्चिम बंगाल में CBI जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। इस मामले में आज सुनवाई होगी। 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना था। जस्टिस BR गवी और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने CBI जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया है, तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है, इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी हितधारकों स्टेक होल्डर से 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गई ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों को आम जनता की टिप्पणी के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। उन्होंने कहा कि हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और ज्यादा विचार विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार विमर्श कर रहा है। नवंबर 2023 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। बिल का दूसरा ड्राफ्ट जुलाई 2024 में तैयार किया गया था। ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे। कहा था कि संसद में रखे जाने से पहले ही ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच चुपके से लीक किया गया।
टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में यह मामला उठाया था। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर सोमवार को कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए वह टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और टूल किट गैंग के हैं। राहुल गांधी उनके एजेंट हैं। राहुल प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि जब संसद सत्र शुरू होता है उसी समय ऐसे आरोप सामने आते हैं। टीएम पर डॉक्यूमेंट्री हिंडनबर्ग रिपोर्ट का उदाहरण है। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हुए। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर लगे आरोपों के बाद राहुल गांधी ने पूछा था कि अगर निवेशकों को नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पीएम जेपीसी जांच से क्यों डरते हैं और यह पूरी तरह से साफ हो गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सोमवार 12 अगस्त को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिसोदिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुझे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सीबीआई और ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। इसकी वजह से आज मैं उनके दफ्तर गया था। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई है, यही हमारी ताकत है। पार्टी में कोई टूट नहीं है। दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि उन्होंने जेल में मिले अपने विशेष अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने 7 अगस्त को जेल से ही उपराज्यपाल वी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा था कि इस बार 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा वंदन करेंगे। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली जेल नियम 2018 के हवाले से बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी ऐसे काम को नहीं कर सकते जिनकी उन्हें अनुमति नहीं दी गई हो। उनका पत्र उपराज्यपाल को नहीं भेजा गया है। वहीं एलजी ऑफिस ने कहा है कि उन्हें दिल्ली सीएम का कोई लेटर नहीं मिला है। वहीं आज आप नेताओं ने केजरीवाल के आवास पर बैठक की। इसमें झंडा वंदन के लिए आतिशी के नाम को तय किया गया है। सामान्य प्रशासन मंत्री ने गोपाल राय ने विभागों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए। यूपी में एनडीए की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभा सपा की सोमवार को लखनऊ में रविंद्रालय में बैठक हुई। इसमें पार्टी का चुनाव निशान बदलने को लेकर फैसला लिया गया। पार्टी ने अपना चुनाव निशान छड़ी से बदलकर चाबी कर दिया है। पार्टी अब चुनाव आयोग से चाबी चुनाव निशान पर मांग करेगी। सुभासपा का चुनाव चिन्ह अभी तक छड़ी था। बीते लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से एक ऐसा प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में जिसका चुनाव निशान हॉकी था। इस वजह से मतदाताओं में कंफ्यूजन हो गया था। मतदाताओं ने छड़ी की जगह हॉकी पर अपना वोट दे दिया। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसकी वजह से आज भी बैठक में चुनाव निशान बदलने को लेकर पार्टी में पदाधिकारियों ने सहमति दी। वहीं बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सोमवार 12 अगस्त को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अधिकारियों से जांच के लिए जरूरी मंजूरी लेने के लिए 15 दिन का और समय दिया। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने एजेंसी को 27 अगस्त तक का समय दिया। एजेंसी केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 20 अगस्त तक बढ़ाई थी। आप नेता गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी को पत्र लिखकर कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी जगह मंत्री आतिशी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं। इस प्रस्ताव को गैड ने खारिज कर दिया है। गैड ने कहा है कि कानून के अनुसार इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को जेल से ही उपराज्यपाल वी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि इस बार 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा वंदन करेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है।
मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। वह उत्तर प्रदेश के बागपत से बरनावा आश्रम पहुंच गया। 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पेरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा। वह पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। बरनावा आश्रम पहुंचकर राम रहीम ने 23 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि प्यारी साध संगत जी, आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आप अपने अपने घरों में रहना, किसी ने यहाँ नहीं आना। जैसे ही सेवादार जिम्मेदार आपको बताएंगे उसी हिसाब से सेवा करनी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इससे पहले 10 अगस्त को कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राम रहीम को बार बार पेरोल या फरलो देने पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। राम रहीम का चुनाव से पहले जेल से बाहर आना नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसे अलग अलग चुनाव से पहले पेरोल फरलो मिल चुकी है। वह हरियाणा के पंचायत चुनाव के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बाहर आ चुका है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की पेरोल का हकदार हूं। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राम रहीम को पेरोल नहीं दी। वर्ष 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट राम रहीम सहित 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर चुकी है। 10 जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी। रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी। CBI कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने 27 मई 2024 को CBI का फैसला रद्द कर राम रहीम को बरी कर दिया था। पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मंगलवार 13 अगस्त को यह फैसला सुनाया। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी की बदनामी का आरोप लगाया गया था। अवमानना का यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर 17 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। यह पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ था। पतंजलि ने एलोपैथी को बेअसर बताते हुए कुछ बीमारियों के इलाज का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाइयों और फटकार के बाद पतंजलि ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह ऐसे विज्ञापनों से दूर रहेगा। फरवरी 2024 में पतंजलि के मिसलीडिंग एड जारी रहने के बाद कोर्ट ने पतंजलि और उनके MD को अवमानना का नोटिस जारी किया था। मार्च 2024 में अवमानना नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने पतंजलि के MD बालकृष्ण और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अप्रैल 2024 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए और वचन का उल्लंघन करने और एलोपैथिक दवाओं पर टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद ने आश्वासन दिया था कि अब वे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, विशेष रूप से उनके प्रोडक्ट्स के विज्ञापन या ब्रांडिंग के दौरान। साथ ही दवाओं के असर का दावा करने या किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कोई बयान किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि आश्वासन देने के लिए बाध्य है, लेकिन इसके बावजूद स्वामी रामदेव ने नवंबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेदिक दवा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी पर बात की थी। पतंजलि के आश्वासन के बाद मीडिया में बयान देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था। बाद में शो कॉज नोटिस देकर पूछा गया था कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर में माफी भी प्रकाशित करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एफिडेविट में यह बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए। बेंच ने कहा, बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। कोर्ट ने IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, लेकिन
कभी कभी इंसान को संयमित होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणी करता है तो आप क्या करते हैं? आप दौड़कर कोर्ट पहुंच जाते हैं। अशोकन ने बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। आईएमए की आलोचना में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईएमए कहते हैं कि दूसरा पक्ष पतंजलि आयुर्वेद गुमराह कर रहा है, आपकी दवा बंद कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम स्पष्ट कर दें कि यह अदालत किसी भी तरह की पीठ थपथपाने की इससे उम्मीद न रखी जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने सोमवार को 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। जैश आतंकी मॉड्यूल के इन वर्कर्स ने 26 जून को डोडा में मारे गए 3 जैश के आतंकवादियों की मदद की थी। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को बॉर्डर पार करने के बाद डोडा के जंगल और पहाड़ियां तक पहुंचाने में मदद की थी। साथ ही उन्हें खाना और रहने के लिए जगह भी मुहैया कराई थी। आतंकी मॉड्यूल्स के ये वर्कर्स पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर्स के भी संपर्क में थे। 26 जून के एनकाउंटर के बाद सेंट्रल एजेंसियों ने ही पुलिस को इन वर्कर्स के गंडों में छिपे होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने बताया कि इनपुट मिलने के बाद गंडों में 50 से ज्यादा लोगों की पूछताछ की गई। सबूत मिलने और पूछताछ में आतंकियों की मदद करने की बात कबूलने पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के लाल किले में 78 इंडिपेंडेंस डे को लेकर तैयारियां फाइनल स्टेज में है। मंगलवार 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना के जवान ने मॉक ड्रिल भी की। वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा, महिलाएं और आदिवासी सहित 4000 स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 417 युवाओं को चंडीगढ़ म्युनिसिपल भवन में नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने अकाली दल व भाजपा में गए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह की बेटी जयेंद्र कौर पर तंज कर दिए। सीएम ने बताया कि अभी तक पंजाब में 45,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये अकाली दल वाले हमेशा उन पर उंगली उठाते रहते हैं। जब वे बोलते हैं तो कहते हैं भगवंत मान बोलता है। असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ये असली मुद्दों से अपना पीछा छुड़ाने में लगे रहे, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अपना घर भूल बैठे और मुद्दे खुद इनसे पहले आकर खड़े हो चुके हैं। कभी ये माफी पर गलती को मानते हैं और अब गलतियों की माफिया मांगने आ रहे हैं। खुद ही गलतियां की और अब उनकी माफिया मांगने पहुंच गए। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को पानीपत के अजय पहलवान ग्रुप से जुड़े युवकों ने 11 लाख कैश और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। युवाओं ने समालखा कस्बे के अट्टा गांव में विनेश की कुश्ती एकेडमी खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। इस एकेडमी में विनेश बच्चों को शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना सकती है। युवकों ने वीडियो जारी कर इसकी सूचना दी है। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा मिलने पर डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। इसके खिलाफ विनेश ने खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ ऑब्स्टिनेशन फॉर स्पोर्ट्स में याचिका लगाकर सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की थी। आज विनेश की याचिका पर फैसला आ सकता है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति को लेकर घमासान मचा है। 2 दिन पहले जारी लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं था। इसमें नाराज अनिल विज सोमवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सोमवार देर रात ही पार्टी की ओर से चुनाव समिति की संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया। अनिल विज के अलावा हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सैनी, मंत्रिमंडल के जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी लिस्ट में है। चर्चा है कि वह भी इसको लेकर नाराज है, जिससे वह घर पर बैठ गए। लोकसभा चुनाव में से हार के बाद रणजीत चौटाला ने सारा ठीकरा कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा था। कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी गई है। वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति दोनों कमेटियों में शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।